नमस्कार, बात 25 में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं कि पहली बार बिना किसी की मृत्यु के ये चुनाव का समापन हो गया है। थोड़ी बहुत हिंसा हुई है, लेकिन पहले के तुलना में बहुत ही कम हुई है। तो अब बंगाल में जो कुछ आकलन किया जा रहा है, अगर वैसे ही परिवर्तन हो गया, तो बंगाल में क्या परिवर्तन होंगे और उसके पूरे दूरगामी और निकट के असर भारत की राजनीति पे और भारत के आयामों पे कैसे रहेंगे, उसको सीखने समझने के लिए हम चल रहे हैं माननीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ और उनसे ये इस चीज़ को समझते हैं कि उनका क्या इसमें दृष्टिकोण है और आगे क्या संभावनाएं हैं। भाई साहब प्रणाम और स्वागत है आपका बात 25 में। जी नमस्कार, नमस्ते, राम राम सबको। जय हो राम बात राम 25। जी। तो ये बंगाल में 2 चरणों के चुनाव में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, बिना हिंसा के चुनाव हो गए, बिना किसी की मृत्यु के चुनाव हो गए। पिछले 20 साल के चुनावों में कहते हैं कि करीब पौने 200 के आसपास लोगों की जान गई और पिछले ही चुनाव में 21 में कम से कम 300 हिंसक, छोटी से बड़ी हिंसक घटनाएं हुई। तो एक बंगाल के साथ में उस बंगाल की हिंसा को एक रोमांटिसाइज कर दिया गया है बहुत सारे लोगों ने, और उसका रोमानीकरण जो है वो बीच बीच में उठ के आता है कि बंगाल में तो हिंसा होगी होगी क्योंकि बंगाल में ये है न वो है। और उसके साथ में एक और परिवर्तन है कि जैसे जनसंघ समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी बंगाल यहीं से कलकत्ता से और भवानीपुर से ममता बनर्जी, हाँ उसी के क्षेत्र के रहने वाले। तो इन सब चीजों पे आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? आपका स्वागत है बात। नमस्कार। बेसिकली हम ये मानते हैं कि ये जो शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है और बिना जी किसी लॉस ऑफ लाइफ के या प्रॉपर्टीज के, जो ऑलमोस्ट एक बड़ी मिराकल है ये तो। यानी मोदी और ममता के बीच में बात करें तो एक मिराकल हो गया। जी कहाँ मोदी और कहाँ ममता, तो बीच में भारत मातृभूमि आ गई, मिराकल हो गया। तो हम्म, चूंकि मातृभूमि की बात करें, बंगाल की जब बात करते हैं तो सस्य श्यामला मातरम बंगे वंदे मातरम, बंकिम को ही याद करते हैं कि वहां से शुरुआत हुई क्रांति की, देश के विजयोत्सव की और स्वाधीनता की शुरुआत बंकिम से हुई, आनंद मठ से हुई। तो आनंद मठ से आज तक की जो यात्रा है, उसके लिए मैं ये मानता हूँ, मेरे लिए केवल पुनः पुनः एक ही शब्द है, पुनरुत्थान, पुनरुद्धार। यानी कुल मिलाकर के जाग उठा बंगाल, जाग उठा बंगाल। तो मैंने इसके लिए कुछ 2-3 शब्द लिखे हैं जो मैं अपनी तरफ से प्रार्थनीय मानते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक इमोशनल, एक मेरे साथ में लगाव है इस सारे संदर्भों का। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, समाज अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, किंतु भावनात्मक रूप से एक पॉइंट के नाते मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं शुरुआत उसी से करना चाहता हूँ। मैंने कुछ शब्द लिखे जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर शिव सालिग्राम व सालिग्राम शिव है, हर शिव सालिग्राम वह सालिग्राम शिव है, यही शक्ति है, यही भक्ति है। अब बुनियादी बात यह है, देखिए कि ये पुनरुत्थान या बदलाव जो आया है वो किस तरह से आया। बदलाव ये इस रूप में आया है कि क्षेत्र, राष्ट्र, स्त्री, पुरुष, संप्रदाय, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भारतीय हैं। जहांगीर देश की करणी माता को मैं याद करता हूं क्योंकि मैं बीकानेर का हूं, और बीकानेर से बंगाल की कनेक्टिविटी अभी फास्ट ट्रेन लगने वाली है। इतनी फास्ट रिलेशनशिप बंगाल का पूर्व जन्मों से, कई जन्मांतर से बीकानेर वासियों का संबंध रहा है बंगाल से, बंगला से। तो ये मैं उनको याद करते हुए, जांगल देश की करणी माता को और सच श्यामला की माता भारत माता को याद करते हुए, मैं आमेर की शिला माता, बंगाल की काली एक है, कश्मीर की राजराजेश्वरी, अयोध्या की सीता, पुष्कर की सावित्री, हिमालय की सती पार्वती जगदम्बा सब एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक
अखंड भारत अब हमारा अंतिम सत्य है, अभियान है और लक्ष्य है। सारा भारत आज सकल विश्व जिस दौर से गुजर रखता है उसको देखते हुए असंभव को संभव बनाया है इस चुनाव में। कारण ये है कि कोई लॉस नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई, किसी ने आत्महत्या नहीं की, किसी प्रकार का अपरोहर नहीं हुआ, पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से, क्लीन तरीके से दोनों जो आपके दौर थे वो निपट गए और शांतिपूर्वक तरह से जो संभव है वो सामने हुआ। और ये मानते हैं कि बंगाल में एक नई क्रांति ने जन्म लिया है, जिसमें न कोई धर्म है, न पॉलिटिक्स है, न राजनीति है, न पुरुष है, न स्त्री है, बल्कि कुल मिलाकर के मानवता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय समाज के लिए, विश्व शांति के लिए एक महायज्ञ है, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। जी हाँ माधव सिंह, दिस इज द बिगिनिंग। अब बात आती है इसके डेवलपमेंट की, इसकी सारी क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ उसको सामने देख रहे हैं कि इसके सबसे पहला एक एस्पेक्ट है सर का, SIR का, यानी जो सर्वे हुआ, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से क्लीनलीनेस की और एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से बंगाल की जो तथाकथित जो क्रांतिकारी जो एक परंपरागत जो तौर तरीका था, जिसमें बम ब्लास्ट होना बड़ा सामान्य बात था। 200 लोगों की पिछले चुनावों में हत्या हुई है, 200 लोगों को मारा गया, और जिस प्रकार का अपरोवर था, जिस प्रकार की अशांति थी, जिस प्रकार का अराजकता थी, और जिस प्रकार से बोलना वहां अपराध था, यानी आप यदि इस बंगाली TMC के अलावा यदि किसी भी की भी बात करेंगे, तृणमूल के अलावा, तो वो अपराध माना जाता था। वो लगभग सबको मुखबंदी हो चुकी थी, महिलाएं बोल नहीं पाती थी, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही थी, स्टूडेंट्स को कोई रोजगारी नहीं थी, सभी प्रकार की संभावना थी। यानी टाटा ने जब वहां पर प्लांट लगाया था, उसको टाटा को भगा दिया गया, कोई किसी प्रकार का पूंजी निवेश नहीं हो रहा था। इट वॉज टोटली अराजकतावादी स्थिति पैदा हो गई थी। उससे मुक्ति दिलाने के लिए पहला बड़ा प्रयास हुआ, और हम ये निश्चित रूप से इस बात को लेकर के गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में यदि सब कुछ उचित रहा तो हम अखंड भारत की तरफ बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से ये शुरुआत है, इसका बीजारोपण होता है। जी हाँ माधव सिंह जी। जी भाई साहब, तो एक जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद और मुख्य रूप से 70 के दशक के बाद में जिस तरह का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी, और वो तो याद है कि अब तो कई आर्टिकल भी आ गए, पहले तो मैं नाम नहीं लेता था, मतलब स्वर्गीय आदित्य बिड़ला को जिस तरह से कलकत्ता की सड़कों पे नंगा दौड़ाया गया, वो शुरुआत थी बंगाल से इंडस्ट्री के उद्यमियों के चले जाने की। सारे लोग चले गए, परमन जी भी थे, वो भी गाजियाबाद के पास आ गए। और इस तरह से, और पिछले 15 साल में जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब ये बड़े घराने की तो कोई कंपनियां, टाटा ने अपना सिंगूर में प्लांट लगाया, क्या हुआ उनके पास में? दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीलोकेशन सिंगूर से सानंद टाटा मोटर्स की फैक्ट्री का हुआ, जो अपने आप में एक मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है, उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। 35,000 ट्रकों में और ट्रेलरों में वो सारी मशीनें उखाड़ करके वहां से सानंद ले जाई गई, और वहां आज फैक्ट्री चल रही है ये। और उस बर्बादी की यात्रा करते हुए, वो टाटा नैनो की फैक्ट्री को भगाने की यात्रा करते हुए ममता दीदी ने राजनीति आरंभ की थी और राजनीति जीती थी। यानी तो वामपंथी तो अपने अंतिम काल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले उन्होंने भगाया, 70 के दशक में, 80 के दशक में उन्होंने जम के भगाया, सारे के सारे उद्यमियों को परेशान किया, फैक्ट्रियों को बंद करवाया। ये सिर्फ यही नहीं हुआ है, कानपुर में भी हुआ है और अन्य जगह जहां जहां उनके पांव पड़े हैं वहां हुआ है। और लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती सुधारनी शुरू की, औद्योगिकरण शुरू किया, इतने बड़े घराने को, टाटा को वहां बुलाया टाटा मोटर्स की फैक्ट्री के लिए, तो उसका विरोध करके, उसको भगा के, वो जो भी कुछ जंजाल था उसके आंदोलन की उपज है ममता दीदी की सरकार। और फिर 15 साल तक, पहली बार तो वो लड़ाई करके आई, उसके बाद में सारे उनके जो विरोधियों के जितने भी लोग थे वो उनके साथ आ गए, और फिर क्या तांडव होता रहा है आप देखते ही रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बदलाव है
ये बदलाव दूरगामी बदलाव है भारतीय राजनीति का, उस क्षेत्र का और कम से कम बंगाल का। जी। तो उनको किन आयामों में समझ रहे हैं, मतलब फिर भी लोग कहते हैं कि अब उल्टी हिंसा होने की आवश्यकता है, इसीलिए सुरक्षा बलों को वहां रखा गया है कि जो लोग पिछले 10-15 साल से त्रसित हैं, उनको मारा पीटा गया, उत्पीड़न किया गया है, वो तैयार बैठे हैं बदले लेने के लिए, और इसके लिए भी वहां सैन्य बल लगाए गए हैं। जी। तो अमूलचूल किस तरह से परिवर्तन होगा? क्योंकि आप देखिए जितने भी हमारे प्रगतिशील लोग हैं, वो तो मुरझाए हुए पड़े हैं। जी। क्योंकि अगर 4 तारीख को यही आ गया, जैसे कि सबसे बड़ी संभावना है कि आना ही है, ये परिवर्तन है, और इसमें जी। तो पौने 200 से 200 तक भी कुछ लोगों की संख्या जा रही है, क्योंकि जो इस पहली बार लोगों ने बिना डर के मतदान किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं भाई साहब? बार का जो सबसे बड़ा जो एक सकारात्मक एक छवि जो बनी है, वो सबसे बड़ी बात तो कि पूर्ण शांति से, न तो कोई बूथ कैप्चरिंग हुआ, न किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई, न किसी प्रकार से मतलब मतदान में हिंसा के साथ में सामाजिक तरीके से कोई डिविजन हुआ, न हिंदू मुसलमान का कोई झगड़े टंटे हुए, न किसी प्रकार का बम ब्लास्ट हुआ। यानी कुल मिला अच्छा राजनीतिक तरीके से जो भी क्रिया चली, यानी जिन जिन पार्टीज ने अपना कैंपेन भी किया, मैं मानता हूं कि कैंपेन सभी पार्टी ने अपनी तरीके से किया, और ये बहुत इस कैंपेन से ही साफ हो गया था कि भाजपा को या भाजपा से जो मिली हुई पार्टियां हैं, उनको अल्टीमेटली एक बड़ा मतदान का सपोर्ट मिलने की संभावना शुरू से इसलिए बन गई थी कि पहली बात तो इसका जो बीजारोपण हुआ वो शांति से हुआ, यानी जिस तरह सीआरपीएफ को लगाया गया, जिस तरह से सर्व की का सारा यानी सर्वे करने के बाद में क्लीन कर दिया गया पूरा का पूरा, जो वोट डालने की जो मशीनरी थी, यानी जिस तरह से मशीनीकरण कर दिया था वोट डालने का, बिना पर्सन्स के, बिना मतदाताओं के वोट डल जाते थे और सत्ता परिवर्तन हो जाता था। तो पिछली बार मार्क्सवादी सरकार को भी इसी प्रकार से अपने तरीके से बनर्जी ने, ममता दीदी ने अपनी पॉलिटिक्स की और वहां से मार्क्सवादियों को भी भगाया, और अपनी कांग्रेस में से शुरुआत हुई, फिर मार्क्सवादी से शुरू हुई, फिर टीएमसी में वो बन गई, और अल्टीमेटली सारी पॉलिटिक्स जो है वो कुल मिला के आतंकवाद के भरोसे चलती रही, और उन्होंने इस प्रकार की गुंडागर्दी का एक माहौल बना दिया कि टीएमसी के अलावा कोई विकल्प देखने को वहां नहीं मिला पिछले 20 वर्षों। अब ये पहली बार ये सफाया हुआ है, और उसकी पूरी संभावना है कि भाजपा को या उससे मिली जुली पार्टीज को मिलकर के संभावना बनती है कि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ये कहता पूर्ण बहुमत में आएगी या नहीं आएगी, अलग बहुमत मिलेगा। और चूंकि 95% मतदान के पहले दौर में मतदान हुआ है, दूसरे दौर में भी उतना ही 93 से के आसपास मतदान हुआ है, तो ये जो मतदान हुआ है ये टोटल मातृशक्ति और यूथ ने मिलकर दिया है। इसके अलावा मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी खुल करके समर्थन किया है। मैंने इस पूरे कैंपेन को देखा है, इसके पूरे कैंपेन की पूरी प्रक्रिया को देखा है, पॉलिटिकल संगठनों के यात्राओं को देखा है, कैंपेन के झंडों को देखा है, नारों को देखा है, किसी प्रकार की कोई अनरेस्ट मुझे नजर नहीं आया, और पूरा शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान हुआ है, 93% 95% जो मतदान हुआ है, और उससे पॉजिटिव ये पिक्चर बनती है कि कहीं किसी प्रकार का भी दूसरी पार्टी के, यानी भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है, और संभावना ये है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार